ओम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कैसे पार की अंग्रेजों की सरहद, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। मियां अकबर शाह ने पेशावर पहुंचकर अपने साथियों से संपर्क किया। मोहम्मद शाह और भगत राम में तलवार नेताजी को काबुल ले जाने के लिए बड़े उत्साह के अंदर तैयार हुई। 19 जनवरी को फ्रंटियर मेल से नेताजी पेशावर पहुंचे। उन्होंने पहली रात ताजमहल होटल में ठहराया गया। मियां अकबर खां आगे लिखते हैं कि अगले रोज मेरी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिसका नाम आबाद खां था। अभी तक नेताजी के बारे में नहीं बताया गया था। जब उन्हें पता चला कि नेताजी को ताजमहल होटल में ठहराया गया है तो उन्होंने कहा कि आप नेताजी की सारी जिम्मेदारी मेरे पर छोड़ दो। नेताजी के लिए ताजमहल होटल ठहराना सही नहीं है। अंत में हमने विचार करके नेताजी को आबाद खां के घर ठहरा दिया। आबाद खां पेशावर जिला फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी के सदस्य थे और पुराने क्रांतिकारी थे। आबाद खां के घर नेताजी को कबायली जीवन का और उसके प्रति कबायलियों की तरह का प्रशिक्षित किया गया। आबाद खां चाहते थे कि नेताजी के आने की सूचना किसी को न दी जाए, वे स्वयं ही उन्हें काबुल तक पहुंचा दें। सरहद के चप्पे चप्पे पर या चप्पे चप्पे के वो वाकिफ थे, लेकिन फिर भी योजना के अनुसार नेताजी के साथ भगत राम और मोहम्मद शाह गए। आबाद खां का एक व्यक्ति गाइड के रूप में उनके साथ गया। 26 जनवरी सन 1941 को सुबह चारों व्यक्ति गाड़ी में चढ़े। मोहम्मद शाह उन्हें पेशावर की हद तक छोड़कर आ गए। वैसे भगत राम अपने संस्मरण में लिखते हैं कि 21 जनवरी को ही आबाद खां के घर से रवाना हो गए थे। मोहम्मद या मियां अकबर शाह लिखते हैं, इसके बाद क्या हुआ कि अप्रैल 1941 में मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद भगत राम जी से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। आगे की कहानी भगत राम की जुबानी सुनिए, जो अपने संस्मरण में बताते हैं कि 21 जनवरी को हमारी यात्रा शुरू हुई। नेताजी जो एक बड़े खुश थे, उनके चेहरे पर एक जोश झलक रहा था।
जमरोड से पैदल चल करके, वहाँ कुछ पहाड़ियाँ भी थी। आधी रात को करीब हमें पिस्का मैना गांव पहुँचे। वहाँ का सामूहिक पंचायत घर, जिसमें यानी एक इसी किस्म का जास्तानागार में हमें वहाँ जा कर के ठहरे। एक कमरे में गरीब लोग रुके थे। कमरे में झांकी जंगले नहीं थे। हम प्रातःकाल उठे, हमने परोठे और चाय ली और चल पड़े। लोगों ने पूछा कहाँ जा रहे हो? हमने बताया कि राजमिस्त्री हैं, पेशावर जा रहे हैं। मलिक लतीफ़ खां का मकान बनाना है। हमने आगे भी इसी प्रकार के जवाब दिए। 23 जनवरी को नेताजी के लिए हमने खगार लिया। 24 जनवरी को अर्थात 23 जनवरी की आधी रात के बाद 1 बजे भारत की सीमा पार की, अफगानिस्तान की सीमा में प्रवेश कर गए। यहाँ रास्ते में एक नवविवाहित महिला ने हमें भोजन कराया, जो नेताजी के ने भोजन दिल भर करके खाया। लोगों ने हमसे पूछा कहाँ जा रहे हैं? तो हमने बताया कि हमें आगा शरीफ तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। जब हमें भाटीकोट के पास हमें ट्रक मिला और उसने हमें जलालाबाद के लिए लिफ्ट दे दी। शाम को हम जलालाबाद पहुंच गए। 25 जनवरी को आगा शरीफ के लिए तांगा लिया। वहाँ पर हमारा एक पुराना साथी क्रांतिकारी हाजी मोहम्मद अमीन रहता था। उनसे मुलाकात की। नेताजी का नाम नहीं बताया, इतना ही बताया कि ये भारत के एक बड़े नेता हैं। अड्डा शरीफ से लौटकर हम सुल्तानपुर, फतेहाबाद होकर दूसरे दिन हमें बुढ़ खास पहुँचे। यहाँ तक आधी दूरी पैदल और आधी दूरी तांगे से पहुँचे। इस प्रकार दिन रात चलकर 27 जनवरी को हम काबुल पहुँचे। काबुल पहुंचकर लाहौरी गेट के पास एक सराय में हमने पनाह ली। उसी दिन शाम को जब हम बाजार में खरीदारी कर रहे थे, एक जगह रेडियो से आवाज़ सुनाई दी कि सुभाष चंद्र बोस अपने कलकत्ता स्थित घर से लापता हैं। 27 जनवरी सन 1941 से 18 मार्च 1941 तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी और भगत राम ने काबुल में काफ़ी पापड़ पेलने पड़े। कभी रूसी दूतावास में,
कभी जर्मनी दूतावास में, कभी इटली वालों के दूतावास में उनके सामने गिड़गिड़ाना पड़ा। इस बीच नेताजी बीमार भी पड़ गए थे। बाजार का भोजन खाने से वे बीमार हो गए थे। जब रूस, जर्मनी और इटली देशों की तरफ से निराशा मिली तो पैदल ही सोवियत सीमा पार करने की सोच बनाई। जर्मन दूतावासों ने आजकल करके लटकाए रखा। अंत में इटली संदेशवाहक ओलांदो मोजेता के पासपोर्ट पर रूसी ट्रांजिट वीजा का जर्मन गए। निश्चय ही तीनों देशों की सरकारों ने इस यात्री की तैयारी की थी। फिर भी 2 मास का समय इसमें लग गया। भगत राम लिखते हैं कि काबुल जैसे छोटे शहर में 52 दिन तक पुलिस से बचना बड़ा मुश्किल काम था। बचते बचाते हम अपने मकसद में सफलता मिली। ज़्यादातर समय नेताजी का गूंगे बहरे की भूमिका के रूप में रहा, जिसमें उन्होंने अद्भुत सफलता मिली। हमारी योजना पर कदम दर इतनी पक्की होती थी, यानी कदम कदम पर हमारी योजना इतनी पक्की होती थी कि हम पर किसी का संदेह नहीं हुआ। ऑरलैंडो मोजेता नाम के नेताजी 2 अप्रैल 1941 को बर्लिन पहुंचे। यद्यपि इटली दूतावास ने नेताजी की काफ़ी मदद की थी, लेकिन नेताजी ने बर्लिन जाना ज़्यादा पसंद किया। शायद जर्मन के सैन्य महत्व को देखते हुए इन्होंने यह फैसला लिया। बर्लिन पहुंचकर शीघ्र ही अपना काम शुरू किया। 9 अप्रैल सन 1941 को जर्मन सरकार को अपना ज्ञापन दिया। 3 मई को दूसरा ज्ञापन दिया, जो इराक में ब्रिटिश विरोधी विद्रोह से प्रभावित होकर लिखा गया था। 29 अप्रैल को जब वे जर्मन के विदेश मंत्री से मिले तो उनकी और भाषण शैली में से एक निराश थे, या ये कह लीजिए कि उनके जो आश्वासन की शैली थी उससे बहुत निराशा हो रही थी। जून में ये रोम गए और शायद अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह में वे मदद करें। 20 मई को उन्होंने रहमत खां, जिसका छदम नाम भगत राम था, के मार्फत भारतीय क्रांतिकारियों के नाम संदेश भेजा। उसमें कहा, मुझे आशा है कि महायुद्ध की धुरी शक्तियां एक पखवाड़े के भीतर हिंदुस्तान की आज़ादी की घोषणा कर देगी। इस घोषणा के तुरंत बाद मेरी यह योजना है कि मैं स्वतंत्र भारत आंदोलन के नाम से प्रचार शुरू कर दूंगा। मुझे विश्वास है कि धुरी राष्ट्रों की यह घोषणा में
यह कहा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण भारतीय जनता स्वयं करेगी। इसके बाद की घटनाएं नेताजी के लिए बड़ी दर्दनाक रही। जर्मन सोवियत संघ की वापसी, जो आपसी लड़ाई थी, उस लड़ाई ने भारतीयों के मन में जर्मन के प्रति नफरत पैदा कर दी। और जो नफरत पैदा होने लगी, नेताजी ने कैदी भारतीय सैनिकों की मदद से आजाद हिंद फौज का गठन किया। यदि रूस से उन्हें मदद मिली होती तो वे पश्चिमी सीमांत से हमला बोलने में सफल हो जाते। उन्हें जापान जाकर पूर्वी क्षेत्र में अपनी लड़ाई लड़नी पड़ी। फिर भी नेताजी हारे नहीं। वे भारतीयों की अदम्य जो जिज्ञासा थी उसके प्रतीक बन गए थे। दूसरी तरफ पूर्वी और उत्तरी मोर्चे पर भारतीय सेनाओं के गठन की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। क्रांतिकारी बाबू रास बिहारी बोस भारतीय स्वतंत्रता लीग की गतिविधियों को तेज करने में जुटे थे। इसमें उन्होंने जापानी सेनाओं के हाथ लगे द्वितीय महायुद्ध में बंदी बनाए गए भारतीय सैनिकों की स्वतंत्र सेना के जनरल मोहन सिंह की मदद मिल रही थी। इस द्वितीय युद्ध में जापान वासियों की आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ गई थी। इस समय भारतीय युद्ध बंदियों में से आजाद हिंद फौज की पहली टुकड़ी के सैनिकों को राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। फिर भी अनियमित सी व्यवस्था में जब बंदियों ने ये देखा कि समुद्र के बीच अपनी मौत में जूझ रहे थे, तो उनमें जिनमें भी ये ललक पैदा हुई या जिसके कारण उनके अंदर ये ललक बनी। दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से संपर्क करके प्रस्ताव रखा कि वे भारतीय गुप्तचरों से ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों का खुलासा प्रसारित करेंगे। दूसरा, भारतीय सैनिकों को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। नेताजी भारत की आज़ादी के लिए घोषणा पत्र पर गारंटी चाहते थे, लेकिन जर्मनी की अपनी आंतरिक परेशानियों के कारण यह प्रस्ताव अमल में नहीं ला पाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दूसरी योजना के अनुसार एक पैदल टुकड़ी और अनियमित टुकड़ी तैयार की। ये सैनिक नेताजी के प्रभाव से शामिल हो रहे थे। जनवरी 1942 तक भर्तियों के द्वारा 2 सैनिक टुकड़ियां तैयार की गई। नेताजी के कार्यालय को स्वतंत्र भारतीय केंद्र का नाम दिया गया। स्वतंत्र भारतीय केंद्र बना दिया गया।
यहीं पर नेताजी ने जय हिंद का नारा दिया और यहाँ से उनको नेताजी के नाम से जाना जाने लगा। आज़ाद हिंद फौज को जर्मनी की सेना में वैधानिक रूप से रेजिमेंट के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अगस्त में सेना को सैंक्सानी में कोइरस बुक मिलिट्री केंद्र पर प्रशिक्षण के लिए भेज दिया। यहाँ नेताजी के नेतृत्व में युद्धाभ्यास कराया गया। सैनिकों की तीव्र गति से प्रशिक्षण लिया और जनवरी 1943 तक दूसरी टुकड़ी भी पूर्णतया तैयार की गई। वित्तीय सहायता की आवश्यकता भी पड़ी। जर्मन से दोबारा सहयोग मांगा गया। हिटलर के प्रति वफादारी का शपथ पत्र भी देना पड़ा। सन 1943 के मध्य में आज़ाद हिंद फौज की कार्य समिति के संदर्भ में या उसके सदस्यों में कुछ संदेह तथा मनमुटाव पैदा हो गया। इससे रास बिहारी बोस को दुख पहुंचा। फिर भी 2 मास में समस्या का हल निकाला गया। सेना पुनर्गठित की गई। फरवरी 1943 में मेजर जनरल भोंसले को कमांडर घोषित किया गया। इस प्रकार आज़ाद हिंद फौज की नींव पड़ी। इस समय नेताजी को मोर्चा संभालने को कहा गया। यह लेख या ये विचार 1973 को नेताजी अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में पढ़े गए डॉक्टर सीसर और भगत राम तलवार के पर्चे पत्र पत्रिकाओं के सहयोग पर एवं रिसर्च ब्यूरो के सहयोग से मैं आपको उनके आधार पर यह विचार दे रहा हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब इम्फाल को सबसे पहले स्वतंत्र भारत की राजधानी बनाया था तो वहां सैनिकों को संबोधित करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जितना देश की स्वतंत्रता के अंदर योगदान सैनिकों का है उतना ही योगदान एमिनेशन बनाने वाले लोगों का जो फैक्ट्रियों के अंदर काम करके एमिनेशन बना रहे हैं, और उतना ही योगदान उन लोगों का है जो घरों में बैठ करके अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्हीं के आशीर्वाद के सहयोग से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सरहद को पार करके विदेशों में सेना का गठन करके देश को आज़ादी की लड़ाई को लड़ा। मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप मेरे इस विचार को सुनोगे, समझोगे, और यदि आपको ये अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें।